स्टेम द टाइड, जिसका मतलब है स्टॉप द फ्लो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अपनी वीडियोस का फ्लो कभी कभी स्टॉप कर देती हूँ। नो, दिस एडिटोरियल इज नॉट अबाउट मी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द डॉन लैंग्वेज बाय अन्ना मुस्तफा, जिसमें हमारा आज का एडिटोरियल है स्टेम द टाइड। अब अगर हम देखें इसको, इस टोन को, मतलब तो मैंने आपको बता दिया स्टॉप द फ्लो। इस टोन को तो हमारे पास दो तरह की अगर टोन्स आती हैं, तो एक ये है कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्टॉप द फ्लो, के किसी चीज़ का फ्लो जो है वो रुक गया है, स्टॉप द फ्लो, या किसी ने किसी चीज़ का फ्लो रोक दिया है। ठीक है, किस इस तरह की सेंस भी आ सकती है। और अगर हम देखें स्टेम द टाइड, जो कि स्टेम स्टार्ट हुआ है वर्ब से, इसका मतलब है स्टॉप। और जब भी कोई चीज़, कोई सेंटेंस, कोई फ्रेज वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे कि डू इट या फिर क्लोज द डोर, तो इसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव। जब इम्पेरेटिव टोन आ जाती है तो ये बेसिकली होती है कि या तो कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर वर्बल में हो तो हमें पता चलेगी किसी की टोन से, कि अगर कोई कह रहा है प्लीज क्लोज द डोर, तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है। और अगर कोई बच्चे को कह रहा है क्लोज द डोर, मतलब वो ऑर्डर कर रहा है जस्ट क्लोज द डोर, तो वो एक, ये दोनों ही इम्पेरेटिव टोन में आती हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास स्टेम द टाइड आया है, इसमें हमारे पास टोन तो नहीं पता, लेकिन जो चीज़, जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक हमें ये ऐसा लग रहा है कि पोलियो से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, उस चीज़ को रोकना है। सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास है द स्टेटिस्टिक्स आर सोबरिंग। सोबरिंग हमारे पास वर्ब है जो आर के साथ लगा है, तो आईएनजी इसके पास आया है। सोबरिंग का लफ्ज निकला है सोबर से। अब स्टैटिस्टिक्स कहते हैं नंबर्स को। नंबर्स ऐसा, मतलब अभी उन्होंने ये स्टार्ट लिया है तो हमें नहीं पता वो किसके नंबर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जो भी नंबर हैं, जो भी अदादो शुमार हैं, जो भी गिनती की गई है ना, वो सोबरिंग है। अब अगर हम उर्दू में इस लफ्ज़ को सुने तो हम कहें भाई बहुत ज़्यादा सोबर है जी, बहुत संजीदा है, बहुत ज़्यादा काम डाउन है, तो मतलब अच्छी सेंस हमारे पास बन जाए सोबर का देख के। लेकिन सोबर का वर्ड यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो इंग्लिश में है। इंग्लिश में सोबर का मतलब होता है आफ्टर अल्कोहल या आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल। ड्रिंक करने के बाद जो शांतपन आ जाता है ना, जैसे मतलब ये तो हिंदी होगी, हम उर्दू हिंदी इंग्लिश मिक्स पर है। जो इंसान बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, ठीक है, कूल डाउन हो जाता है, उसकी मेंटल स्टेट, मेंटल हेल्थ बिल्कुल सेटिस्फाई तो नहीं होती, लेकिन एक पुरसकून हो जाती है, उसको सोबर से रिलेट किया गया है। तो अगर हम उर्दू में कहें इस बात को कि जो ड्रिंक करता हो और हम फिर उसको कहें कि यार ये तो बहुत सोबर आदमी है, तो वो तो हमारी बेवकूफ़ी है, कोई हमें ही मतलब पागल समझेगा कि भाई शराब पीने वाले को भी कोई सोबर कहता है। हम तो उनको सोबर कहते हैं जो बच्चे ऐसे ऐनक लगाई होती है, मासूम मासूम से किताबें खोली होती हैं, मेहमान आते हैं तो बोलते ही नहीं है, चुप करके बैठ जाते हैं साइड पे, भाई फिर तारीफ होती है ये तो बच्चे बहुत ही सोबर है। तो सोबर का मतलब एट द एंड, चाहे इंग्लिश हो या उर्दू हो, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। तो स्टेटिस्टिक्स आर सोबरिंग, जिसका मतलब है सोबर यानी काम। तो ऐसे अदाद शुमार हमारे पास आए हैं जो सबको खामोश कर रहे हैं। ठीक है, काम का मतलब भी पुरसुकून होता है ना, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लफ्ज़ तो थोड़ा सा पॉजिटिव है सोबर, लेकिन उसका जो इफेक्ट आता है इस काम डाउन होने के बाद, इंसान क्या करता है, सोच में मुब्तला हो जाता है। ठीक है, तो वो जो आफ्टर इफेक्ट है उसको यहाँ रिलेट किया गया है कि ये स्टैट्स ऐसे हैं जिसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है, जिसने सबको खामोश कर दिया है और सीरियस कर दिया है। सो स्टैटिस्टिक्स आर सोबरिंग। आगे हमारे पास है डिस्पाइट फ्रंटिंग एफर्ट्स टू कंटेन इट्स स्प्रेड। डिस्पाइट का मतलब बावजूद, बावजूद किसके, फ्रंटिंग एफर्ट्स। फ्रंटिंग एफर्ट्स कहते हैं ऐसी कोशिशें, इस तरह की तगदो जिसमें परेशानी भी हो, एंशियसनेस हो और थोड़ा सा डर भी हो। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा कोशिशें टू, किस चीज़ की, कंटेन इट्स स्प्रेड। इट्स का लफ्ज़ आया है, हमें नहीं पता इट्स कौन है। ठीक है, उन्होंने पहले ही कह दिया, उसके फैलाव को रोकने के लिए। कंटेन मतलब रोकना, स्टॉप, और स्प्रेड मतलब फैलाव। तो इट्स मतलब उसके। अब यहाँ से तो हमें समझ नहीं आ रही कि उसके फैलाव को रोकने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल में कोशिशें की जा रही हैं, उसके बावजूद, लाइन ख़त्म, कोमा। तो ये क्या हुआ, फ्रेज़। आगे है बावजूद, व्हाट बावजूद। अभी हमारी बात ही मुकम्मल नहीं हुई, हमारे पास इंफॉर्मेशन भी अधूरी है। इट्स किसको कहा है, द टैली ऑफ पोलियो केसेस दिस ईयर हैज़ ऑलरेडी राइजन टू 17। टैली मीन्स टोटल नंबर। टोटल नंबर किसके, पोलियो केसेस के। दिस ईयर, इस साल, हैज़ ऑलरेडी राइजन, पहले से ही बढ़ चुके हैं 17 तक। ठीक है, तो इट्स किसको कहा था, इट्स स्प्रेड यानी पोलियो के स्प्रेड को। तो ये पहले हमें सिग्नल दिया है कि कुछ है और बाद में हमें बताया है, तो ये ऑडियंस को क्यूरियस बनाता है कि ये किसकी बात की जा रही है। ठीक है, और पोलियो केसेस कितने इस साल में बढ़ गए हैं, 17 बढ़ गए हैं। समझ आई।
अब यहाँ जो पते की बात है वो ये है, कंटेन इट्स स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैलाओ, और कंटेन को मैंने बोला है रोकना, स्टॉप, ठीक है। अब कंटेन का मतलब नॉर्मली हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, दिस पॉट कंटेन्स 2 बिस्किट्स, ठीक है। यानी इस जो पॉट में, इस बर्तन में, ये बर्तन 2 बिस्किट्स रखता है। कंटेन्स का मतलब यही होता है ना, पुट, टू पुट, रखना, ठीक है। तो हमने जो आज तक लफ्ज़ कंटेन का इस्तेमाल किया वो तो इस तरह इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर इसका मतलब स्टॉप से क्यों आ गया, उसको स्टॉप क्यों हम कह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, कंटेन वर्ड जैसे कि हम कहते हैं कंटेनर, तो कंटेनर क्या करता है, चीज़ों को अपने अंदर रखता है, कंटेन करता है, स्टोर करता है। जब चीज़ें उसके अंदर स्टोर हो जाती हैं तो उसके बाद कंटेनर की क्या आ जाती है, लिमिट। जब उस कंटेनर की लिमिट आ जाती है, इसका मतलब है कंटेनर में कंटेन से ज़्यादा चीज़ नहीं आ सकती, जितनी उसने रखनी है उतनी ही रख सकता है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंटेनर, रखने वाला। तो जो रखने वाला है वो क्या करता है, वो कंट्रोल भी करता है। उसकी एक खूबी ये है कि वो चीज़ों को जैसे रखता है उसको कंट्रोल भी करता है, उसको लिमिट भी करता है, उसको स्टॉप भी कर देता है एक पॉइंट पे। तो यहाँ यहीं से हमें ये मतलब पता चला कि काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करने के बावजूद, किस चीज़ की कोशिशें, कि फैलाव को कंटेन कर लें, रोक लें, लिमिट कर लें, स्टॉप कर लें, कंट्रोल कर लें, इन सब कोशिशों के बावजूद भी केसेस 17 तक पहुंच गए। समझ आई? व्हाट इज़ इवन मोर कंसर्निंग, इससे भी ज़्यादा क्या चीज़ परेशान कर रही है, कंसर्न कहते हैं परेशान करना, या जिसका मसला बन रहा है वो क्या है व्हाट। अब आंसर है हमारे पास आना व्हाट का। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़, वो ये है कि ये जो बीमारी है ये किस तरह पूरे इलाके में फैल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन, फैलना, ज्योग्राफिकल, पूरे इलाके में ज़मीन पर किस तरह फैल रही है, तो ये चीज़ ज़्यादा परेशानी वाली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट नहीं है व्हाट के साथ आप क्या है, ये हैरानी वाली स्टेटमेंट है। जैसे हम कहते हैं व्हाट आकार, ठीक है, तो वो जो चीज़ें होती है वो हैरान करती हैं। तो व्हाट इज़ इवन मोर कंसर्निंग, ये भी चीज़ हैरानी वाली है। उससे आगे स्टेटमेंट है, अब यहाँ तक हमें 2 बातें पता चली। एक बात ये पता चली कि केसेस 17 तक चले गए, और एक बात ये पता चली कि जो ज़्यादा ख़तरे वाली बात है वो है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चीज़ किससे रिलेटेड है, नंबर से, कि इतनी अमवात हो रही है, और ये चीज़ किससे रिलेटेड है, उसकी कोई क्वालिटी है उस डिजीज़ की, क्वालिटी मतलब वो फैल रही है, स्प्रेडिंग। तो वो यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहा है, जब हम कहते हैं ना कि 100 बंदे मर गए हैं तो लोग कहते हैं हाय हाय इतने बंदे, मतलब इतने लोग मर गए। और जब कहा जाता है ना कि ये बीमारी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में फैल रही है, तो लोग कंसर्न ही नहीं करते, लोग कहते हैं अच्छा काफ़ी फैल गया। लेकिन राइटर यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो केस तो हो गए वो चलो हो गए, केस 17 है। व्हाट इज़ इवन मोर कंसर्निंग, इस चीज़ से ज़्यादा हमें इस चीज़ की परेशानी लेनी चाहिए कि उसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि एक बीमारी फॉर एग्जांपल लाहौर में है, तो लाहौर में 10 केस अगर हुए हैं तो ठीक है, पता है लाहौर के अंदर अंदर वाक़या है, इसको यहीं से ख़त्म कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वो लाहौर में भी है, अगर वो कराची में भी है, अगर इस्लामाबाद में भी है, फैसलाबाद में भी है, मुल्तान में भी है, तो 2 केस इधर, 3 केस इधर, 5 केस इधर, 4 केस इधर, 6 केस इधर, तो इसका मतलब है ये 2 के 4 हो जाएंगे, 3 के 6 हो जाएंगे, 5 के 10 हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। तो इस वजह से ये चीज़ ज़्यादा परेशानी वाली है कि ये ज़्यादा जगहों पर फैल रही है, और इसका फैलाव बढ़ते बढ़ते इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर एक जगह पर हो तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। समझ आई? दैट्स वाई राइटर सेज कि ये चीज़ ज़्यादा कंसर्निंग है। द लेटेस्ट केसेस इंक्लूड, जो अभी हालिया में ज़्यादा लेटेस्ट केस हैं उनमें कौन कौन से शामिल हैं, 1 ईच फ्रॉम केपीज, लकी मरवत एंड नॉर्थ वजीरिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका जिसका नाम है लकी मरवत, और एक नॉर्थ वजीरिस्तान, वहाँ पर एक एक केस है ईच। एंड 1 फ्रॉम द सिंध उमरकोट, और सिंध के इलाके से एक केस है, और वो इलाका कौन सा है, उमरकोट है, ठीक है। आगे वो बता रहे हैं 15 महीने की एक लड़की बच्ची फ्रॉम तख्त खेल, a 6-month-old girl from Mirali, and a 5-year-old boy from Chajro now face a lifetime of physical impairment। अच्छा, यहाँ तक वो कह रहे हैं कि एक 15 साल की बच्ची है, एक है 6 माह की, 15 माह की, 6 माह की और 5 माह की बच्ची, और इन्होंने 3 जगहों के हमें नाम बता दिए हैं। ये क्या कर रहे हैं, नाउ फेस, अब सामना कर रहे हैं उम्र भर की अपनी मोहताजी का, कि जो जो उनको अब पोलियो का मसला हो गया, इम्पेयरमेंट कहते हैं ऐसी स्टेट जिसमें इंसान वीक हो जाता है,
ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग वीक एंड डैमेज, तो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल है यानी जिस्मानी है, तो जिस्म की कमजोरी। अगर हम कहते हैं इम्पेयरमेंट, लिवर इम्पेयरमेंट यानी जिगर कमजोर हो गया, लेकिन अगर फिजिकल कह रहे हैं तो वो यानी जिस्मानी पूरे जिस्म की इम्पेयरमेंट हो गया, वीकनेस हो गया, वो डैमेज की तरफ जा रही है। ठीक है। इस चीज़ की वजह क्या है, फिजिकल इम्पेयरमेंट क्यों हो रही है? वजह यह है बिकॉज दे वर नॉट इनोक्यूलेटेड बिफोर दे फेल विक्टिम टू द डिजीज। दे यानी कि ये लोग, ये जो 3 बच्चे बताए हैं, इनको इनोक्यूलेट नहीं किया गया यानी वैक्सीनेट नहीं किया गया, वैक्सीन नहीं दी गई, इंजेक्ट नहीं किया गया, इनको इंजेक्शन नहीं लगे या इन्होंने ड्रॉप्स नहीं लिए, इन्हें इनोक्यूलेट नहीं किया गया वक्त से पहले कि जब वो इस बीमारी का शिकार होते। विक्टिम टू द डिजीज, बीमारी का शिकार होना, बिफोर दे फेल, उस वक्त से पहले इनको वैक्सीन नहीं दी गई थी। ठीक है। अब यहाँ पर राइटर ने लिखा है, बोला दे वर नॉट इनोक्यूलेटेड, वजह नहीं बताई कि किसने इनको इनोक्यूलेट नहीं किया, आया कि गवर्नमेंट ने इनको नहीं किया या पेरेंट्स ने नहीं किया या क्या वजह थी। तो ये यहाँ पर पैसिवाइज यूज़ हुआ है। ठीक है। पैसिवाइज कब यूज़ होता है? जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को हमने हाइड करना हो। अगर हम इसी जुमले को सीधा सीधा लिखते तो हम लिखते गवर्नमेंट वॉज नॉट वैक्सीनेटिंग देम, उनको नहीं वैक्सीनेट कर रही है देम। ठीक है। लेकिन राइटर ने क्या लिखा है, दे वर नॉट इनोक्यूलेटेड, वो नहीं किए जा रहे हैं। किससे? गवर्नमेंट से या पेरेंट्स से या किससे? ये यहाँ पे बात हिडन है, अभी बताई नहीं गई है। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो बात है हमने नोट करनी है जिससे हमारी कोहेरेंस का पता चलेगा, वो ये है कि केपी, इस सेंटेंस में केपी का नाम लिया, इधर सिंध का नाम लिया और इधर फिर कई और जगहों का नाम लिया गया। तो यहाँ पे हमने ये क्लियर करना है कि ये जगह क्या केपी और सिंध वाली ही साइड की बात हो रही है या किसी और जगहों की बात हो रही है। तो केपी जो है वो प्रोविंस है और ये उसका, उस प्रोविंस का शहर, और उस शहर में जो इलाका है उसका नाम तख्त खेल है। ठीक है। 6 मंथ ओल्ड फ्रॉम मीरली, 2 केपी के थे ना। हम सीक्वेंस देखते हैं, आपने थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, आपने ज़्यादा कंफ्यूज होना है। ठीक है, इंशाल्लाह। तो हम देखते हैं, उन्होंने पहले नाम लिया केपी का कि 2 केस केपी में हैं, 1 फ्रॉम ईच, एक है लकी मरवत और एक है नॉर्थ वजीरिस्तान, और एक है सिंध का केस, सिंध में है उमरकोट। ठीक हो गया। अब आगे ही बात उन्होंने कर दी, यहाँ से ख़त्म, आगे बात कर दी तख्त खेल और मीर अली। तो इसका मतलब है जो सीक्वेंस वो पीछे लेकर चल रहे थे ना, हमने उसी सीक्वेंस में रहना है। तो तख्त खेल इस लकी मरवत का की जगह है और मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान की है, मीर अली। ठीक है। और यहाँ से जब आ जाता है छाजरो तो ये उमरकोट की जगह है। ठीक है। नाउ फेस अ लाइफ टाइम, तो उन्होंने यहाँ पे कितनी जगहों के नाम लिखे हैं? इसका मतलब है उन्होंने हमें प्रोविंस भी बताया, उसके बाद हमें सिटी भी बताया और उसके बाद हमें रीजन भी बताया। सिटी रीजन वैसे यही होता है, ये एरिया भी बताया। ठीक है। अगर हम मिसाल लें लाहौर की तो हम कहेंगे पंजाब, पंजाब में लाहौर में, और लाहौर में समनाबाद में 2 केसेस मिले हैं, समनाबाद या जौहर टाउन या इकबाल टाउन। ठीक है। तो सेम एज ये सीक्वेंस फॉलो हुआ है, पहले हाईएस्ट रैंक प्रोविंस बताया, फिर सिटी और फिर एरिया। समझ आ गई? आप इस लाइन को दोबारा पढ़े। अब ये तो बात हो गई रिसेंट केसेस की, लेटेस्ट केसेस जो आए हैं। अब आगे उन्होंने दोबारा से बैक टू देयर स्टेटमेंट लिंक कर रहे हैं ऑफ द नेशनल टैली ऑफ 17, पूरे मुल्क में नेशनल लेवल पर जो नंबर, टोटल नंबर आया है 17, फ्रेज उसका, ऑफ कहते हैं ना का की के, उसका व्हाट फ्रेज। ठीक है, कोमा आ गया। 10 केस जो हैं वो केपी से हैं। उन 10 केसेस में जो केपी के थे उसमें जो लेटेस्ट हैं वो ये 2 हैं। ठीक है। 10 केस केपी के हैं, 5 केस सिंध के हैं एंड 1 ईच फ्रॉम पंजाब एंड गिलगित बल्तिस्तान, और 1 केस पंजाब से है और गिलगित बल्तिस्तान से है। आगे हम स्पीडीली चलेंगे क्योंकि ओवरव्यू आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल गया। आगे वो कह रहे हैं ईच ऑफ दोज केसेस रिप्रेजेंट्स अ थ्रेट टू कम्युनिटीज इन विच दे वर डिटेक्टेड। इन हर केस में, इन केस का जो एक एक हिस्सा है, एक एक बंदा, वो क्या जाहिर कर रहा है? वो ये जाहिर कर रहा है कि एक ख़तरा है किसको? वहाँ पे रहने वाली कम्युनिटीज़ को, जहाँ पर ये डिटेक्ट हुए हैं, जहाँ पे ये हमें मिले हैं केस, डिटेक्ट हुए हैं। ठीक है। आगे है इट इज़ क्रूशियल फॉर कम्युनिटीज़, ये कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, ज़रूरी है कि वो अंडरस्टैंड करें दैट पोलियो वायरस कैन रीसरफेस, के पोलियो वायरस दोबारा से जाहिर हो सकता है। सरफेस किसे कहते हैं? जो ऊपर वाली चीज़ होती है, सरफेस नज़र आ रही है, तो रीसरफेस दोबारा से नज़र आना। ठीक है। कैन रीसरफेस, पोलियो वायरस दोबारा से जाहिर हो सकता है, नज़र आ सकता है। वेयर एवर, जहाँ कहीं इम्यूनिटी गैप एग्जिस्ट, जहाँ कहीं भी इम्यूनिटी का गैप आएगा वहाँ पे पोलियो वायरस दोबारा रीसरफेस हो जाएगा। इम्यूनिटी गैप किसे कहते हैं? इम्यूनिटी गैप कहते हैं कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से अगर
दो बच्चे कमज़ोर हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक है, उनका जो जिस्म का हिफाजती निज़ाम है वो कमज़ोर है, तो इन दो को पोलियो वायरस होगा। जब इन दो को होगा तो 10 बच्चों के बाद जब बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी, 15-20 बच्चे होंगे, तो इनमें भी जिन जिन को वीक होगा ना, तो इन दो से इन तक भी फैल जाएगा। तो अगर पूरे इलाके में एक भी केस हो, उस एक केस का मतलब ये है कि उस इलाके की इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, उस इलाके के जो बच्चे हैं वो इतने ताकतवर नहीं हैं, तो इम्यूनिटी गैप आ रहा है। एवरी अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड इज़ एट रिस्क। हर वो बच्चा जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी वो क्या है, ख़तरे में है। एंड कैन ऑल्सो पोज अ रिस्क टू अदर, और वो दूसरों के लिए भी पोज मतलब कॉज वजह बन सकता है रिस्क की दूसरों के लिए, ठीक है। और ये बात किसने बोली है? द पाकिस्तान पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम हैज़ वार्न्ड इन अ स्टेटमेंट। ये बात पाकिस्तान के पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम की तरफ से आई है, इसको हम बोलेंगे PPEP, पाकिस्तान पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम। उन्होंने ये वार्निंग दी है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में भी है। आप देख लें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपने सेंटेंस किस तरह लिखना है। अगर आपने इसको लास्ट पे कोट करना है, लास्ट पे कर दे, यहाँ पे डॉट आ जाएगा फिर। और अगर इसको अगर इसको शुरू में लेके जाएंगे तो यहाँ डॉट आ जाएगा जब सेंटेंस खत्म होगा, और अगर लास्ट पे कोट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा शुरू में, एंड पे, और पहले कॉमा, और फिर बात लिख के यहाँ पे डॉट आ जाएगा, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज दिस इज टू पुट इट माइल्डली एक्सट्रीमली अलार्मिंग। अब इसको अगर हम काट दें, दिस इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा, अलार्म कहते हैं ना घंटी बजना, अलार्म बज रहा है, अलार्मिंग तो ये ऐसी सिचुएशन है जो घंटियां बजाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और हमें इसके बारे में एक्टिव रहना चाहिए, हमें हर तरह से सोचना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। अब टू पुट इट माइल्डली का क्या मतलब है? यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं, माइल्ड कहते हैं हल्का, आहिस्ता, ठीक है, अगर मैं हल्के से हल्के भी अल्फाज में इनको रखूँ ना, टू पुट इट, हल्की बात भी करूँ ना, आराम से भी बोलूँ, जितना भी हल्के अल्फाज में भी अगर मैं कहूँ, तो फिर भी दिस इज़ एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा ख़तरे की घंटी बजा रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्रेज़ है ये वाला, ये एडिशनल है। जब आप प्रेसी लिखते हैं तो दो कोमास के दरमियान में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, इसको ओमिट भी कर दें तो आपकी प्रेसी इसी तरह ही शॉर्ट होती है, ठीक है। प्रेसी का भी लिखने का एक दिन मैं कोई बनाऊंगी वीडियो, तो उसमें आपको सारा बताऊंगी। Okay, the polio is a highly infectious and incurable disease that can leave its victim with lifelong paralysis. Polio है, ये सीधी सीधी लाइन है, क्या है? बहुत ज़्यादा हाई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शनस है, और इनक्योरेबल, इन का मतलब होता है नो, क्योर मतलब इलाज, इलाज, नो इलाज का मतलब है ला इलाज, इनक्योरेबल है डिजीज़, बीमारी, दैट कैन लीव, जो कि छोड़ देती है, इट्स विक्टिम, अपने शिकारियों को, विद किस तरह, लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस, मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए मोहताजी में छोड़ देती है। और सो द ओनली रिलायबल मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन, ओनली मतलब सिर्फ एक, रिलायबल जिसमें हम रिलाई कर सकते हैं, इन्हिसार कर सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं, मीन तरीका ऑफ प्रोटेक्शन, हिफाजत का तरीका वो ये है, अगेंस्ट, किसके लिए, अगेंस्ट इट, इस चीज़ का, ठीक है, कोमा। अब वो तरीका कौन सा है हमें नहीं पता, तो ये क्या हो गया, फ्रेज़, ये फ्रेज़ है, अगेंस्ट इट द ओरल वैक्सीन, ठीक है, ओरल वैक्सीन is administered to all children under 5 of national health workers who brave all manners of hardship। ओए होए, काफ़ी लंबा है। ओके, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ एक ही तरीका है पोलियो के खिलाफ, वो कौन सा है, द ओरल वैक्सीन, जो वैक्सीन हम लेते हैं ड्रॉप्स के ज़रिए, ओरल जो खाई जाती है या पी जाती है, इज़ एडमिनिस्टर्ड टू ऑल चिल्ड्रन, वो दी जाती है किसको, सब बच्चों को, अंडर 5 जो कि 5 साल से छोटे होते हैं, बाय नेशनल हेल्थ वर्कर्स, और उनको कौन देता है, किसके ज़रिए दिलवाई जाती है, बाय नेशनल हेल्थ वर्कर्स, वो लोग जिनको हुकूमत ने नेशनली, मतलब हुकूमत की तरफ से उनको वर्कर रखा गया होता है, एम्प्लॉयमेंट दी गई होती है, ठीक है। हु, अब हु किसको डिफाइन कर रहा है, इन वर्कर्स को। हु का पीछे किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, कह लो यहाँ से न्यू सेंटेंस भी स्टार्ट हो सकता था, ठीक है। अब हु ब्रेव ऑल मैनर ऑफ हार्डशिप, जो कि सामना करते हैं हर तरह की मुश्किलात का बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ, ब्रेव का मतलब क्या है, बहादुरी। अब ब्रेवरी, अब आगे है इंक्लूडिंग, अब वो जो ब्रेवली उन्होंने सामना किया चीज़ों का, उन चीज़ों में क्या इंक्लूड है, अब इस चीज़ का ताल्लुक पीछे किसी चीज़ से नहीं है, इस सेंटेंस से नहीं है, वो वर्कर से ही है, ठीक है। इंक्लूडिंग डेडली अटैक्स, ऐसे अटैक्स का सामना किया जो कि इतने खतरनाक थे कि उनकी जान भी जा सकती थी, डेडली थे। एज दे गो डोर टू डोर, जैसे ही वो जाते थे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, टू फुलफिल देयर क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इतनी ज़रूरी और इतनी नाजुक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जब वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाते थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक्स, हमलों का सामना किया, बहुत ज़्यादा मुश्किलात को बर्दाश्त किया, ब्रेव यानी कि बहादुरी के साथ। किसने, वर्कर्स ने, यहाँ बैकवर्ड को आ रहे हैं, वर्कर्स ने किया। वर्कर्स कौन हैं, जो कि वैक्सीन देते हैं उन बच्चों को जो 5 साल से छोटे हैं, और
एडमिनिस्टर करते हैं। और ये चीज़ क्या है, ये एक वाहिद प्रोटेक्शन का एक तरीका है जिससे लोग पोलियो से बच सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें काफ़ी ज़्यादा बातें पता चल गई हैं। अब इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा जूम इन करें, जैसे कहते हैं ना, ये हमें एक आउटर पिक्चर मिल रही है, ये आउटर पिक्चर है, और हम जूम करते हैं तो हमें एक सेंटेंस पता चलता है, और फिर उस सेंटेंस को हमने मजीद जूम इन करना है। तो हम मजीद जूम इन कर रहे हैं कि हमें मजीद क्या क्या इसमें पता चल सकता है। अब यहाँ पे लफ्ज़ आया है हु ब्रेव, ब्रेव यहाँ पे आया है एज अ वर्ब। ठीक है, तो ब्रेव को हमने कभी एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, आपने हो सकता है कभी किया हो, आपकी इंग्लिश दायरा मुझसे ज़्यादा अच्छी है। तो ब्रेव को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम अगर लिखें शी इज़ ब्रेव, फिर हम लिखें शी फॉट अ वॉर ब्रेवली। ठीक है, फिर हम लिखें शी को शी अभी रहने देते हैं, अभी कुछ भी नहीं हमने लिखना। तो हमारे पास यहाँ पर जो ब्रेव है वो क्या है, एडजेक्टिव, हम खूबी बता रहे हैं। शी इज़ ब्रेव, वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। अब आगे हम कहें शी फॉट अ वॉर या फाइट, उसने जंग लड़ी बहादुरी से, तो ये क्या है, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब को एडवर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ब के मीनिंग को बढ़ाता है। ठीक है, तो लड़ना और बहादुरी यही आपस में लिंक्ड है ना। वॉर को डिफाइन तो नहीं कर रहा, ये वॉर की खूबी तो नहीं बता रहा, ये लड़ाई की खूबी बता रहा है कि कैसे लड़ी, वो बहादुरी से लड़ी। ठीक है, अब आगे हम इसी सेंटेंस को अगर इस तरह बोलें, शी शी ब्रेव अ वॉर, तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेव क्या है, वर्ब है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडवर्ब है, और यहाँ पर ब्रेव को ही वर्ब बना दिया है। तो ब्रेव को वर्ब बनाने का मतलब है कि शी फेस अ वॉर वेरी ब्रेवली। अगर हम इसके उर्दू में ट्रांसलेशन करें कि उसने लड़ाई बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई का सामना किया, शी ब्रेव अ वॉर, उसने बहादुरी के साथ जंग का सामना किया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने हु के साथ ब्रेव एज अ वर्ब इस्तेमाल किया है। इसका ऑल्टरनेटिव अगर हम कोई और सेंटेंस बनाते तो वो कुछ ऐसा होता, वो ये होता, नेशनल हेल्थ वर्कर्स हु बियर, बर्दाश्त की, ऑल मैनर्स ऑफ हार्डशिप्स ब्रेवली। ठीक है, तो वो फिर इस तरह हम मॉडिफाई करते हैं, इंक्लूडिंग डेडली अटैक्स दिस एंड दिस। समझ आ गई। अब एक और चीज़ है इसमें, वो ये है, जब हमने बताया द ओनली रिलायबल मीन ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट, इसको अगर हम ओमिट कर दें तो हमें नहीं पता वो प्रोटेक्शन का मीन क्या है। ठीक है, फिर भी वो अपनी सेंटेंस लाइन को कंप्लीट कर गया है। द ओनली रिलायबल मीन ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट इज़ एडमिनिस्टर टू ऑल चिल्ड्रन अंडर 5। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो एक वाहिद तरीका था वो दिया जाता है बच्चों को 5 साल से जो कम होते हैं, दिस एंड दैट। ठीक है, तो ये जो उन्होंने दोनों कॉमास के दरमियान में हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ठीक है, आगे हमारे पास द ओरल वैक्सीन, ये उन्होंने हमें नाम बता के एडिशनल बता दिया। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लें वो इस तरह होगी, ऊपर भी ऐसा एक सेंटेंस आया था, मैंने शायद आपको बताया। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस इंसिडेंट कोमा इज इन्फॉर्म्ड टू योर मदर मॉम। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इस इंसिडेंट का जो एक वाहिद हल था वो उसकी वालिदा को इन्फॉर्म कर दिया गया है। ठीक है, एंड व्हाट इज इन बिटवीन, अ डॉक्टर। अब इस सोल्यूशन का वाहिद, इस इंसिडेंट का जो वाहिद सोल्यूशन था वो था कौन, वो डॉक्टर था। लेकिन इस फ्रेज की जो पूरी बात है वो कोमा के बाद है। ठीक है, अगर आप देखें सिर्फ इस बात को आंसर करने के लिए कोमा वाली फ्रेज आएगी, लेकिन इस पूरे टेक्स्ट को, फ्रेज को आंसर करने के लिए सेंटेंस पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, so yet despite all the human effort and material resources that are expended on making Pakistan polio free, yet फिर भी इंसानी कोशिशों के बावजूद, हर तरह की कोशिशों के बावजूद और हर तरह की सहूलियात, मटेरियल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्स जो मटेरियल बेस हैं, जैसे कि दवाइयाँ, हर तरह की सहूलियात दैट आर, जो कि एक्सपेंडेड ऑन मेकिंग पाकिस्तान पोलियो फ्री, जो कि खर्च की जाती हैं, एक्सपेंड खर्च करना, खर्च की जाती हैं किस चीज़ पे, कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बना दें। इसके बावजूद भी क्या, कोमा। ठीक है, दोबारा से कोमा लगा दिया गया। फिर भी मिसगाइडेड पेरेंट्स कंटिन्यू टू रिजेक्ट द वैक्सीन, फिर भी कुछ ऐसे वालिदैन जो कि मिसगाइडेड होते हैं, जिनके पास इल्म इतना ज़्यादा नहीं होता और बाहर के लोग उनको मिसगाइड कर देते हैं,
वो क्या करते हैं, बार बार इस वैक्सीन को रिजेक्ट करते हैं कि हमने नहीं लगवानी। पुटिंग नॉट ओनली देयर चिल्ड्रन, ना कि सिर्फ वो अपने बच्चों को बट ऑल्सो अदर्स एट रिस्क, बल्कि वो दूसरों को भी एक ख़तरे में मुब्तला कर देते हैं। ऑफ अ क्रूअल डिजीज़, ख़तरा किस चीज़ का, एक बहुत ख़तरनाक बीमारी का ख़तरा उसमें मुब्तला कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम, ये फ्रेज़ है, ये बहुत बड़ा फ्रेज़ है, ठीक है, इस फ्रेज़ के बाद एक सेंटेंस आया, मिसगाइडेड पेरेंट्स कंटिन्यू टू रिजेक्ट वैक्सीन, ना कि सिर्फ वो अपने आप को खतरे में डालते हैं, सबको डाल देते हैं। अब अगर यहाँ पे येट के साथ अगर हम ये स्टेटमेंट भी लिखते हैं, फिर भी हमारी सेंस कंप्लीट थी। येट, फिर भी बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड पेरेंट्स वो अभी तक रिजेक्ट करते हैं, सेंस कंप्लीट है। ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमारा एम ये है, ये भी हो गया, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, देयर रिमेन्स आर परसिस्टेंट रिस्क टू चिल्ड्रन, देयर रिमेन्स फिर भी रहेगा मुसलसल एक ख़तरा, किसको, बच्चों को, स्पेशली इन एरियाज़ वेयर वैक्सीन एक्सेप्टेंस रिमेन्स लो, जहाँ बिलखसूस उन इलाकों में जहाँ पे वैक्सीन को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा और बहुत कम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये हकीकत बात है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कहते हैं कि वैक्सीन, पता नहीं ये सच है या नहीं, वो कहते हैं ये इसराइल की कोई दवाई है जो बच्चों को पिलाते हैं और बच्चे से इनके कद छोटे रह जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, रीबर्थ नहीं हो सकती, ये ऐसे खतरे हैं, ये वो। तो काफ़ी लोग जो कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझते कि भाई डिजीज़ है, इसको क्योर करना चाहिए, वो मिसगाइडेड हो जाते हैं और वो फिर अवॉइड करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। तो वल्लाहु आलम, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। तो हम तो मेडिकल से रिलेटेड हैं भी नहीं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। खैर, द PPEP हैज़ वार्न, ये वही जो ऊपर मैंने आपको बताया, पाकिस्तान पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम ने ये वार्न किया कि अगर ऐसे ही मुसलसल बच्चों को खतरा रहा, बिलखुसूस उन इलाकों में जहाँ पे वैक्सीन को बहुत ज़्यादा लो एक्सेप्टेंस मिली है, तो फिर इस तरह ही बढ़ता जाएगा। द गवर्नमेंट मस्ट डील, अब हर एडिटोरियल के एंड पे मस्ट ज़रूर आ जाता है, मतलब सजेशन दे रहे हैं, तो ये सजेशन आप याद रखा करें। गवर्नमेंट को डील करना चाहिए इस रिस्क के साथ, इस खतरे के साथ, विद सीरियसनेस, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर, एंड कमिटमेंट, और अपने आप को कमिट कर लेना चाहिए कि हमने इसको ख़त्म करना है। इट डिज़र्व, जो कि ये डिज़र्व करती है। क्यों डिज़र्व करती है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस मसला है, तो इसको सीरियसनेस ही सूट करती है। इट अपीयर्स टू बी ड्रॉपिंग द बॉल ऑन पोलियो इरेडिकेशन एंड कोर्स करेक्शन इज नीडेड इमीडिएटली। ड्रॉपिंग द बॉल का मतलब है, पहले इसका लिटरल मीनिंग हम देखते हैं। ये एक फ्रेज है, ड्रॉपिंग अ बॉल टू मेक अ मिस्टेक, कि कोई गलती करना, ऐसा लगता है कोई गलती की जा रही है पोलियो के खात्मे की तरफ, ये लिटरल मीनिंग मैं बता रही हूँ। एंड कोर्स करेक्शन इज नीडेड इमीडिएटली, कोर्स कहते हैं रास्ते को, ठीक है, कोर्स करेक्शन रास्ता दुरुस्त करें, इज नीडेड इस चीज़ की ज़रूरत है, इमीडिएटली फौरी तौर पर। तो ये राइटर गवर्नमेंट को कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई गलती की जा रही है, किस हवाले से, पोलियो के खात्मे के हवाले से, और क्या चाहिए, तरीके को, रास्ते को अब ठीक करें, जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड है, ज़रूरत है, इमीडिएटली फौरी तौर पर, राइट। तो ड्रॉपिंग द बॉल, राइटर यहाँ पे सीधी तरह कह देता, इट अपेयर्स दैट गवर्नमेंट फेल्ड टू डील विद पोलियो एरेडिकेशन। अब ये बात राइटर या आप बोल दो और आप पास हो जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ऐसी बात आपने नहीं बोलनी। तो राइटर ने अपनी टोन को सॉफ्ट करने के लिए ये बात बोली है कि गवर्नमेंट ने, वो कहते हैं ना, बैट बॉल अगर खेल रहे हैं या वो जो लूडो खेलते हैं, तो किसी को गुस्सा है ना, वो जोर से अपनी वो जो डाइस होता है उसको मारता है, मैं नहीं खेल रहा, ठीक है, तो ड्रॉप अ बॉल, उसने अपनी बॉल ही ड्रॉप कर दी कि मैं खेल ही नहीं रहा। तो वो काइंडा, वो उसकी एक मिस्टेक होती है, वो एक मिस्टेक हो जाती है, या वो फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने से वो फेल हो जाता है, तो वो ड्रॉप अ बॉल, अपनी गेंद गिरा देता है। तो इसीलिए इस फ्रेज को रखा गया, ड्रॉपिंग अ बॉल। लेकिन राइटर ने ये इसको इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया कि वो अपनी टोन को थोड़ा सा सॉफ्ट करे और गवर्नमेंट पे ब्लेम ना करे, और बिलखसूस यहाँ पे इट का लफ्ज इस्तेमाल किया, इट अपेयर्स टू बी, मतलब राइटर कह रहा है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अपेयर जाहिर हो रहा है, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट इज ड्रॉपिंग द बॉल। अगर वो कहता है गवर्नमेंट हैज ड्रॉप्ड अ बॉल, वो फेल हो चुका है इसकी डेडिकेशन के लिए, नो, उसने अपनी सेंटेंस को इस तरह फ्रेज किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है, इट अपीयर्स, ऐसा जाहिर हो रहा है कि कल को अगर कोई इस पर ब्लेम करे तो वो कह सकता है ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, पर्सनल ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, तो उसने ब्लेम नहीं किया। ठीक हो गया, आपने भी बस इतने समझदार होना है, बस इससे ज़्यादा नहीं होना। ओके, आगे हमारे पास है, ये हमारा पूरा एडिटोरियल हो गया, आपको समझ आ गई होगी। स्टेम द टाइड का क्या मतलब है? क्लोज या फिर स्टॉप द फ्लो। तो वो चाह रहे हैं कि ये जो सारा फ्लो हो रहा है इस बीमारी के फैलने का, ये स्टॉप हो जाए। हमारे पास वर्ड्स मीनिंग है, इनके सिनोनिम्स हैं 3 और एंटोनिम्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको कुछ इसमें से वर्ब चाहिए कि याद भी करें साथ साथ, और याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो सुनते जाएं उसको यहाँ अपने पास कॉपी पेंसिल पे लिख लें या यहीं पर टाइप कर दें फौरी फौरी, और एट द एंड आप देखें कि आपकी लर्निंग क्या हुई है, आपको एट द एंड क्या सीखने को मिला है, आपके वाव मोमेंट्स कौन से हैं, आप किस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं कि भाई ये पता चल गया अब तो मैं इंग्लिश के मास्टर बन गया हूँ। ठीक है, तो सोबरिंग का मतलब क्या बनता है? फील सीरियस, सोबरिंग, ये तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया। तो सीरियस, ग्रेव, स्टर्न,
और एंटोनिम्स आ जाएंगे कि जो सीरियस नहीं है वो चेयरफुल है, लाइट हार्टेड है, कंफर्टिंग है। फ्रेंटिक बहुत ज़्यादा एंशियंट स्टेट हो, जो सेकंड स्टेटमेंट में थी, डिस्पाइट द फ्रेंटिक एफर्ट्स, कि इस तरह के एफर्ट्स करने के बावजूद भी, वाइल्ड विथ फियर एंड एंजाइटी एंड इमोशन। तो फ्रेंजाइड, हेक्टिक एंड एजिटेटेड, एजिटेशन कहते हैं ना गुस्से को, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, एजिटेशन। तो ये भी वही लफ्ज़ है, फ्रेंटिंग। तो अब गुस्से का ऑपोजिट क्या है? काम, कंपोज्ड और ट्रैंक्विल। टैली मतलब काउंट नंबर ही हुए, ये खैर इतना खास नहीं है। कंसर्निंग, जिससे बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, ठीक है, वो परेशान हालत हो सकता है, वरीसम और अलार्मिंग, ट्रबलिंग। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो कंफर्ट कर रहा है, काम है। इम्पेयरमेंट, वीकनेस में आ जाता है, डैमेज या डिसेबिलिटी, डेफिशिएंसी। तो इसका ऑपोजिट हेल्दीनेस और स्ट्रेंथ, एबिलिटी आएगा। इनोकुलेटेड क्या होता है? वैक्सीन देना, वैक्सीनेटेड, इम्यूनाइज और इंजेक्टेड। तो अगर इंजेक्ट नहीं होगा, इम्यून नहीं होगा, वैक्सीन नहीं होगा, तो वो क्या होगा? ज़ाहिर है वो इन्फेक्टेड होगा और वल्नरेबल हो जाएगा। रीसर्फेस, अपने इस सरफेस पे दोबारा से रीअपेयर होना, तो वो क्या होगा? रीइमर्ज, रीअपेयर, रिटर्न, दोबारा वापस आ जाना। लेकिन अगर वो रीसर्फेस नहीं होगा तो अपोजिट क्या होगा? डिसअपेयर हो गया, वैनिश हो गया, सीज हो गया, मतलब खत्म हो गया। पॉज का मतलब क्या है? टू प्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूट डेंजर और चैलेंज, किसी चीज़ को पोज करना, ठीक है, प्रेजेंट करना, कॉज करना, वजह बनना किसी चीज़ का, प्रेजेंट करना, थ्रेटन, ऑफर, वजह बनना। लेकिन अगर वो कॉज नहीं बनेगा तो क्या होगा? वो रिमूव हो जाएगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये सिर्फ एक गैस के तौर पे हमने, ऐसा नहीं है कि ये 3 ही एंटोनिम्स और 3 ही सिनोनिम्स हैं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए याद दहानी के लिए है कि एक वर्ड को स्ट्रिक्टली एसोसिएट नहीं किया जाए, उसकी क्वालिटी देखी जाए, उसका मीनिंग देखा जाए, फिर देखा जाए, जैसे मैंने कंटेन का बताया था, कंटेनर अपने अंदर चीज़ों को पुट करता है, फिर कंटेन कर लेता है, स्टॉप कर देता है, लिमिट कर देता है। तो बियॉन्ड द वर्ड सोचा करें, बियॉन्ड द लाइन सोचा करें। ओके, तो बाकी भी आप इसको पढ़ें, बाकी तो इतना मुश्किल नहीं है। आई होप इट इज़ नाउ ईजी फॉर यू। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं नेक्स्ट एडिटोरियल की वीडियो बहुत जल्द आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। बस थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल होता है। आई एम अ स्टूडेंट हूँ, मैं एमफिल लिंग्विस्टिक्स की स्टूडेंट हूँ, और लिंग्विस्टिक्स वही है जो मैं आपको सिखाती हूँ। सो लिंग्विस्टिक्स इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को स्टडी करना, एक्सप्लोर करना कि लैंग्वेज हमें क्या बता रही है। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हाँ, मैं लिंग्विस्टिक्स में एमफिल कर रही हूँ। सो दैट्स वाई स्टूडेंट होने की वजह से मैं थोड़ी सी बिजी भी होती हूँ। तो बट आई विश कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ, सिखाऊँ और पढ़ाऊँ। बाकी आप दुआ में याद रखिएगा और ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।